आजकल यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें करंट भी है, उसमें कॉन्सेप्ट भी है, उसमें फैक्ट भी है और सर उसमें एप्लीकेशन भी है। ऑब्वियसली बच्चों में एक बात ये भी आती है कि इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं कि सिलेबस सर बड़ा ब्रॉड है। अब पता चला कि जो हम इकोनॉमी में इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, अब अलग अलग वेबसाइट पर जाने पूरा समय लगेगा। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, कोई अपनी तरफ से नहीं होता। वो कहता है कि यदि आपने अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से कैश में 1 लाख रुपए निकाले तो जो हमारी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बेसिकली हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को प्री 2024 को लेकर किस तरह सचेत रहना चाहिए। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर हिंदी माध्यम में बेसिकली हम लोग पीटी क्वालिफाई करने में ही बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ शिशिर सिन्हा सर हैं। वेलकम सर। थैंक यू। इकोनॉमिक एक्सपर्ट के रूप में। साथ में माधव झा जी हैं जो पॉलिटी और साइंस टेक विषय के विशेषज्ञ हैं। और आज जब हम इस चर्चा को लेकर चलेंगे तो बेसिकली ये देखेंगे कि जो ट्रेंड है अभी पीटी का, उसमें जो क्वेश्चन है, खासकर शिशिर सर से हम जानना चाहेंगे कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यूपीएससी ने क्यों ऐसे क्वेश्चन को बनाया है, वो बच्चों से किस प्रकार की एनालिसिस या बच्चों से किस प्रकार की क्षमता, उनके अंदर कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं और क्यों असहज हो रहे हैं बच्चे कंटेंट लेवल पर या उसको समझने के लेवल पर। और इसी तरह बातें हम माधव सर से पॉलिटी और साइंस टेक के विषय पर करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का जो एक कहें कि सबसे ज्यादा जो उनको डिफिकल्टीज हो रही थी वो इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट पे ज्यादा आ रही है। तो सबसे पहले मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम एक ट्रेंड एनालिसिस करें तो इकोनॉमी में एक बड़ी अच्छी चीज ये दिखती है कि पिछले 5 सालों में नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम 15 रहे हैं इकोनॉमी से, वो करंट से रिलेटेड हो, सर्वे से हो या फिर जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्चुअल हो उससे हो, स्टैटिक पार्ट से। लेकिन एक चीज तय है कि इसका मतलब क्वालिफाई करने में प्री में इकोनॉमी का बड़ा रोल है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट जो बच्चे हैं और खासकर चूंकि हिंदी माध्यम को हम लोग ज्यादा समर्पित हैं तो उसमें बच्चे बहुत इसमें दुविधा में रहते हैं और वो अच्छा एक तरह से आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें ट्रेंड को देखते हुए सर क्या देखना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए और उसको सहज बनाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो है कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र एक जटिल विषय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसकी जटिलता की सबसे बड़ी वजह यह है कि 10वीं के बाद वो पूरी तरह से वैकल्पिक हो जाता है। इवन कि 10वीं में भी आपको विकल्प है। आप अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहते, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना चाहते तो आप उसकी जगह पे कोई भाषा ले लेते हैं या कोई और विषय ले लेते हैं जी। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जहां पर हम ककहरा सीख सकते हैं वहां पे हमको विकल्प दे दिया जाता है। अगर उसे एक अनिवार्य विषय के तौर पे देखा जाए तो आप 10वीं में अर्थशास्त्र की जो मूल अवधारणा है उससे आप परिचित हो जाएंगे। आप नहीं हुए। अब आगे चल करके जब आपने यूपीएससी की तैयारी की, आपने 12वीं पढ़ाई की साइंस से, यहाँ पे भी अर्थशास्त्र आपके लिए नहीं है। ग्रेजुएशन में स्नातक के स्तर पर अगर आप इतिहास भी पढ़ रहे हैं तो आपका अर्थशास्त्र से संबंध ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आ जाता है। आईटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आता है, जो कि आजकल हम लोग यूपीएससी में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में आईटीज और उन सब जगह से लोग आते हैं। तो आप इसकी तैयारी कैसे करें? तो हम हमेशा ये कहते हैं कि पहला काम आपने करना है कि एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की जो 3-4 किताबें हैं, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये 4 ले लीजिए। अवधारणाओं की जितने अच्छे तरीके से बात वहाँ कही गई है वो शायद किसी और किताब में नहीं मिलती है। मतलब पहला सर आपका ये कहना है और बड़ा क्लियर आपने बताया कि चूंकि इकोनॉमी से लड़का जुड़ ही नहीं पाता, विकल्प है। और सही में बीटेक आजकल तो कहा जा रहा है कि बीटेक इज न्यू बीए, क्योंकि हिंदी माध्यम में भी बहुत सारे बीटेक के लड़के अब आते हैं और आर्ट्स का लड़का भी आता तो ज्योग्राफी, संस्कृत, हिस्ट्री लिया हुआ है, इकोनॉमी नहीं पढ़ता। तो पहला आपका सुझाव है कि एनसीईआरटी की जो ये 4 बुक हैं 11th 12th वाली, उसको पढ़ने से उससे समझ आ जाएगा, उससे समझ में आएगा। दूसरा क्या है? ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स हम लोग दिक्कत क्या है कि आजकल हम लोग गूगल के दौर में हैं। हम गूगल पे कोई भी चीज टाइप करते हैं, हमारे पास 25 विकल्प आते हैं। तो हम अमूमन पहला जो विकल्प होता है
हम उसको क्लिक कर देते हैं। वो कई बार देखने को मिला कि वो ऑथेंटिक नहीं है, वो कोई इनडायरेक्ट सोर्स है। और इनडायरेक्ट सोर्स पे जब चीज़ों को रखा जाता है वो कई बार आधे अधूरे होते हैं या फिर उसको अपने तरीके से बताने की कोशिश की जाती है। तो आप जैसे 2-3 ऑथेंटिक सोर्स में आपको बताऊं, आरबीआई की वेबसाइट है rbi.org.in, जी, बहुत ही साफ सुथरा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इतिहास से लेकर के और जो आज जो बदलाव हो रहे हैं सबकी स्पष्ट तौर पर परिभाषा है जी। एक। दूसरा, वहां पर अगर आप जाएंगे तो एक FAQ आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या फिर आप अगर उसमें देखें कि अलग अलग कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देखूं, मौद्रिक नीति समिति 2016 से शुरू हुआ हमारे देश में, आज हम लोग 2024 में। 8 साल किसी भी आर्थिक नीति के लिए कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, बहुत कम समय है। अब मौद्रिक नीति को आपको समझना है कि जो 2016 में भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच जो समझौता हुआ था, वो समझौते में खास बातें क्या थी, वो रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पहला जो आप लिंक क्लिक करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा जी। उसमें आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी दिया हुआ है, जो महंगाई दर को किस लक्ष्य के भीतर रखना है, लक्षित सीमा के भीतर रखना है, और वो सभी चीजें हैं कि अगर ये नहीं होगा तो रिजर्व बैंक को क्या करना होगा। तो आपको मौद्रिक नीति की पूरी जानकारी मिल गई। फिर आप आइए ब्याज दर। अब ब्याज दर में अगर आप 2000 से लेकर 2024 के बीच में देखें तो 4 ब्याज दर की व्यवस्था आ चुकी है। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट हुआ, बेस रेट हुआ, बैंक रेट हुआ, और अब हम लोग MCLR के बाद हम EBBLR पे आ गए हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। तो जब आप मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई के लिए कर्ज लेने जाते हैं, वहां पे आपको EBBLR पे कर्ज मिलता है। आपको ये पता है ब्याज दर है, वो आपका व्यवहारिक है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको EBBLR की जानकारी चाहिए। वो आपको कहाँ मिलेगा? वो रिजर्व बैंक की वेबसाइट से। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपको ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैंने rbi.org.in कहा। उसी तरीके से अगर आप पूंजी बाजार को समझना चाहते हैं तो फिर आपको सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की जो वेबसाइट है sebi.gov.in, वो भी बहुत ही साफ सुथरी वेबसाइट है, वहां पे भी जाकर के आप ले सकते हैं। तीसरा, जैसे आपको बजट को समझना हो तो आर्थिक मामलात विभाग जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, वो उसका एक बजट मैनुअल है जी। और उसमें बजट का इतिहास और बजट की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। वो आप उसको देख सकते हैं कि बजट में जो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पूंजीगत खर्च क्या है, राजस्व खर्च क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है। तो जो मैं आपको ये सोर्सेज बता रहा हूं, सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। इसके लिए 1 रुपया भी आपने नहीं देना, एक्सेप्ट आपको जो डेटा का खर्च आएगा और बिजली का जो खर्च आएगा वो छोड़ दीजिए अगर आप, लेकिन बाकी आप कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल तथ्य यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बताए गए हैं, भाषा बहुत ही साफ है। मेरी सलाह ये भी होगी कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी कई बार ये भी कहता है कि अगर कोई विवाद की स्थिति आती है, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, तो अंग्रेजी जो है वो मान्य होगा। नहीं, सही है। तो ये वाली चीज के लिए इसीलिए बेहतर है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पढ़ लीजिए, और अंग्रेजी भी इतनी कठिन नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। तो ये जो 3-4 जो बेसिक सोर्सेज हैं, इससे आपको अर्थशास्त्र को समझने में मदद मिलेगी। नहीं, ये सर जैसे ऑथेंटिसिटी की बात जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार डेटा भी बड़े एम्बिगुअस होते हैं, किसी एक सोर्स में अलग दिया है, किसी एक सोर्स में अलग दिया है, लेकिन अगर हम आरबीआई और सेबी पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वो और डेटा की भी अगर हम बात करें तो 2 डेटा सोर्स है जो कि सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं। एक मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, डाटा का खान है। आप कोई भी डेटा ले लीजिए, चाहे जीडीपी का डेटा क्या था, इन्फ्लेशन का डेटा क्या था, आपको जान करके हैरानी होगी कि समोसे की महंगाई दर भी वहां पता चल सकती है जी। तो ये डेटा उपलब्ध है। और दूसरा डेटा सोर्स जो कि ऑथेंटिक माना जाता है वो DBI ही है, डेटाबेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी .rbi.org.in। ये 2 वेबसाइट से आपको आंकड़े उठाने हैं। तीसरा जो स्रोत है जो कि ऑथेंटिक माना जाता है वो है पार्लियामेंट का क्वेश्चन। पार्लियामेंट के क्वेश्चंस में आप डेटा के मामले में गलत नहीं दे सकते, क्योंकि आपके खिलाफ फिर जो है वो संसद में विशेषाधिकार और वो सारी चीजें होती है। तो ये 3 स्रोत पे आप जाएं, आर्थिक आंकड़ों को लेकर के कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं कहूंगा ये सब कुछ मुफ्त है। जैसे कि सबसे पहले सर आपने बोला कि जो ऑथेंटिक सोर्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जी, और ये है
ऑब्वियसली बच्चों में एक बात ये भी आती है कि इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस सर बड़ा ब्रॉड है। अब पता चला कि जो हम इकोनॉमी में इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, अब अलग अलग वेबसाइट पर भी जाके तो पूरा समय लगेगा। लेकिन इसके लिए कम से कम, क्योंकि जिस तरह का भी ट्रेंड है उसमें हमें सर, जो आपने आरबीआई वाली बात बताई, एफएक्यूज देखना या पार्लियामेंट क्वेश्चन, ये बड़े इजीली तरीके से, ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा ये समय लेगा, लेकिन इसे डाइजेस्टिव फॉर्म में करके हम इसको पढ़ सकते हैं। सर मैं इसी बात पे कहूंगा कि क्यों आजकल इकोनॉमी की पढ़ाई, जो सर ने बोला, इन कंटेंट को क्यों लेना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब केवल ऐसा नहीं कि आप केवल फैक्ट जान जाइए या थोड़ी सी बात सतही जानकारी रखिए तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। सर आजकल यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें करंट भी है, उसमें कॉन्सेप्ट भी है, उसमें फैक्ट भी है और सर उसमें एप्लीकेशन भी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सर पूछूंगा और उसका मैं जवाब दूंगा। एक बार एक क्वेश्चन पूछता है 2020 तक कोविड के पीटी का, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। वो कहता है कि यदि आपने अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से कैश में 1 लाख रुपए निकाल लिए तो जो हमारी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये देखिए सर, देखने में क्वेश्चन कैसा है, बड़े कंफ्यूजन थे। मैंने तो उस समय जो कोचिंग इंडस्ट्री में टीचर थे उनके बीच भी ये चर्चाएं देखी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाना, सर नहीं लगता कि अब जो क्वालिटी है या जो बच्चों से एक अपेक्षा है वो ये है कि एक आम समझ, जो सामान्य समझ है, एप्लीकेशन के रूप में वो जरूर है। तो सर एक तो मैं इसका आंसर चाहूंगा, और दूसरा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, अब तो ये नहीं आएगा, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें किस तरह से अपने मेंटल हॉरिजन को विकसित करना चाहिए या पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं रिजर्व बैंक की बात कर रहा था, तो जैसे उसमें मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा जो नगदी है उसकी आपूर्ति कैसे, तो हम लोग 4 कंसेप्ट फॉलो करते हैं, M0, M1, M2, M3। तो M3 जो है वो बताता है कि बाजार में नगदी की स्थिति क्या है, जिसमें ये भी देखा जाता है कि बैंकों के पास अलग अलग तरह की जमाएं कहते हैं। जैसे बैंकों के पास मूल रूप से 2 तरह की जमा है, एक जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है कि आप जब चाहें डिमांड कर सकते हैं, यानी कि आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिसको हम बैंकिंग की भाषा में, तकनीकी भाषा में कासा कहते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट, यानी कि आपका फिक्स डिपॉजिट है। अब वहां पर दोनों मामलों में बैंक की जवाबदेही अलग अलग हो जाती है। डिमांड डिपॉजिट में उसके लिए लागत ज्यादा है, क्योंकि आप कभी भी जाकर के कहते हैं मुझे पैसे दे दो, तो बैंक उस पैसे का डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे का कहीं और भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है। सिद्धांत क्या कहता है? डिमांड डिपॉजिट ये होता है, टर्म डिपॉजिट ये होता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में ब्याज दर का किस तरीके से खेल होता है, ब्याज दर का किस तरीके से आकलन किया जाता है, ये आपको समझना भी जरूरी है। अब एक बात ये भी साफ है कि करंट अकाउंट पे आपको ब्याज नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो बिल्कुल ही लिक्विड है, आप जब चाहें नगद, बिल्कुल तरल का प्रवाह है, जब चाहें आप पैसा निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में भी आपकी ब्याज की दर कम होती, किसी जमाने में 4% होता था, अगर आज आप डाकघर को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी भी जगह पे 2.5-3% से ज्यादा आपको मिलता नहीं है। वो क्यों रखा गया? क्योंकि बैंक पे कमाई नहीं होती है। अब यहां पर आइए, जो आपका मूल प्रश्न था, मूल प्रश्न ये था कि अगर आपने डिमांड डिपॉजिट से 10,000 निकाले और आपने हाथ में लिया, अब यहां पर हमको कंसेप्ट क्या देखना है? M1, M2, M3 का। अब वहां पर अगर हम M1 में जाते हैं तो उसमें होता है कि डिमांड डिपॉजिट है, और वहीं पे एक और चीज आता है कि करेंसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक। तो आपने एक से प्लस किया और एक से माइनस किया तो तकनीकी तौर पे तो जवाब 0 होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में इसके ऊपर अतिरिक्त कोई प्रवाह नहीं होगा, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि आपने दाएं पॉकेट से निकाल करके बाएं पॉकेट में डाल दिया। ये व्यवहारिक पहलू है। नगदी के व्यवस्था को समझने के लिए आप बैंक से निकाल करके घर में लाते हैं और उसको खर्च करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त नगदी का सृजन हो रहा है, बल्कि जो नगदी है वो एक स्रोत से दूसरे स्रोत पर चला गया। अब इस कंसेप्ट को समझना है तो M1, M2, M3 को जानना होगा। M1, M2, M3 का कंसेप्ट कहाँ मिलता है? वो रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे मिलता है, वो जो आपने पहले एक RBI.org.in बताया था। और सर एक और बड़ी अच्छी बात और अनूठी बात बताते हैं, जब हम सिलेबस देखते हैं और कंटेंट देखते हैं इकोनॉमी पे, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, आपको अक्सर होगा सर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन मुद्रा जो मनी है
उस पर एक सेपरेट चैप्टर नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि अगर हम पिछले 5-7 सालों के प्रश्न देखें तो मनी से लगभग 1 से 2, एक बार तो सर 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते। इसीलिए ट्रेंड को जानना, किस पे समय देना है, ये बड़ा जरूरी है। वो आपने सर बहुत अच्छे से बताया। तो जो शिशिर सर की बात रही, अब जब हमारी पढ़ाई करनी है खासकर इकोनॉमी को लेके, पहली जो दुविधा आती है या दिक्कत है वो सर ने बड़ा क्लियर कहा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता, टेक्निकल टर्म नहीं समझते, उसके लिए कम से कम एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। दूसरे नंबर पर चीजों को समझने के लिए थोड़ा अप्लाइड और जो इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक साइट्स हैं जो पहले नाम ले लिया गया, उस पर जाकर पढ़ें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और तीसरा, ट्रेंड एनालिसिस जरूर देखें, केवल पढ़ते मत रहें। कोल्हू का बैल नहीं बनना है, हमें हार्ड वर्क करना है, बट विद स्मार्ट। और एक और चीज जोड़ना चाहूंगा मैं, मॉस्पी की वेबसाइट पे आजकल एक नया चीज ऐड किया गया, वो कहता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन, तो उससे आपको जो ट्रेंड देखना है कि पिछले, अब जैसे अभी 2024 में चुनाव हो रहे हैं, 2014 से 2024 के बीच महंगाई दर की स्थिति क्या थी, विकास दर की स्थिति क्या थी, औद्योगिक उत्पादन की स्थिति क्या थी, वो पूरा ट्रेंड। सर मैं इस पे आपसे एक सपोर्ट चाहूंगा, फेवर चाहूंगा कि हमारे बच्चे चूंकि उतना कितनी जगह पे जाएंगे, और आज सर अप्रैल ये मॉस्पी पे ही उपलब्ध है, तो मैं आपसे एक बस फेवर चाहूंगा कि 10 मिनट मॉस्पी की साइट से लेते हुए उसको किस तरह यूज करना है, एक 5 मिनट का हम एक सेपरेट लेक्चर जब आप क्लास लेंगे उस दिन बात करें। नेक्स्ट संडे ही जब आपकी क्लास होगी तो उसमें मॉस्पी में किस तरह डेटा का इस्तेमाल करना है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जब वो दिखाकर, जैसे आपने शब्द कहा ना सर, डेटा विजुअलाइजेशन, तो वास्तव में जब विजुअलाइज हो जाएगा तो बच्चे अच्छा जरूर। हमारी कोशिश ये है आज के डिस्कशन की कि बच्चे कंफर्ट हो और जहां दिक्कत आ रही है उस रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। माध्यम हिंदी और इंग्लिश उतना बड़ा विलन नहीं है, जितना बड़ा विषय यह है कि क्या हम सही तरीके से, सही अप्रोच, सही ट्रेंड और सही सोर्स पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से पढ़िए। इसी तरह माधव सर, मैं आपके पास आता हूं। मैंने एक चीज देखा कि बहुत सारे बच्चे अपने आप को, फिर मैं कहूंगा हिंदी माध्यम की विशेषता, अपने आप को पॉलिटी हिस्ट्री में बड़ा कंफर्टेबल समझते हैं। और आप जानते हैं पॉलिटी में एक किताब है जो गीता, बाइबल, कुरान बन चुकी है, एम लक्ष्मी का, और वो टॉपर भी पढ़ता है, और जो 10 बार से ज्यादा हो गया लेकिन 2-3 बार से प्री नहीं निकल रहा, वो भी वही सब भी वही। मेरा क्वेश्चन बड़ा सा कि जैसे पॉलिटी में भी जो ट्रेंड है वो लगभग 12+ क्वेश्चन का तो है, वो 20 तक भी चला जाता है। बच्चे बड़ा कंफर्टेबल सोच के जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है और जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं उसमें 4-5 क्वेश्चन वो मिस्टेक हुई है, एक्सेसिव कंसर्न्स जी। तो हमें किस तरीके से देखना चाहिए, और किसी क्वेश्चन को उदाहरण के रूप में बताते हुए आप बताएं कि हमें स्टडी को क्यों अब इस अप्रोच को और एक्सटेंसिव बनाना है, डेप्थ से पढ़ना है, और किस नजरिए से पढ़ना है उस पर। सर पॉलिटी का जो कंसर्न्स है, सबसे जो बेसिक कंसर्न्स है वो माध्यम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कंसर्न्स को समझना। कंसर्न्स को समझने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं बेसिक से, जो अभी तक हमने देखा है, जहां तक पैन इंडिया हमारी लेक्चर्स होती हैं उसमें हम देखते हैं बच्चे मूलतया कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं पढ़ते। अभी यहाँ तक कि एक सर्वे था जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन भी कहा जाता था कि उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को देखा नहीं होता है। मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियन तब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जब पहली बार शपथ लेते हैं या कभी वो ऐसा करते हैं। तो बच्चों की भी यही हाल है, चाहे वो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की जहां भी तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी में ही नहीं है तो स्टेट की तो बात ही नहीं है। यहाँ ये लोग पॉलिटी की ओरिजिनल जो किताब है या बेयर एक्ट्स है या उसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है किसी ऑथेंटिक व्यक्ति के द्वारा, उसको ये लोग पढ़ते नहीं है। नतीजा ये होता है कि जो पॉलिटिक्स की ओरिजिनल भाषा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा बच्चों के समझ में नहीं आती है। सामान्य अर्थों में जो गोल गोल बातें होती है, जो हमें बेसिक से समझाया जाता है, उन बातों को तो हम बेसिक से किताब से, नोट से समझते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं उससे बाहर रह जाता है। और इन बाहर रहने के चलते जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतनी दुरूह हो जाते हैं कि बच्चे के नजर के सामने होते हुए भी वो दिखता नहीं है, और फिर बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं और क्वेश्चंस में गलतियां कर लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल समझ लें, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटी सी किताब है देखा जाए अन्य किताबों की तुलना में, लेकिन उसके एक एक शब्द, एक एक जो लाइन है, उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं, कई कई जजमेंट है उस पर। यदि उन जजमेंट्सों को हम ध्यान नहीं रखें, और एक बात और खासियत है, हम लोग जब जजमेंट पढ़ते हैं तो जजमेंट को बच्चे केवल और केवल उसके जो क्रक्स हैं,
जो उसकी डिग्री है उसी को पढ़ लेते हैं, इनफ कर लेते हैं। जबकि उसमें जो डिसिसिव के साथ साथ जो अगेंस्ट वाला वर्डिक्ट है, जजों के जो कंसर्न्स हैं अलग, उनको भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाद के समय में वही हमारे लिए एक डिसिसिव बनता है जो दिशा का निर्धारक एवं निदेशक होता है। कई सारे कंसर्न्स हुए, जैसे केशवानंद भारती वाले केस को देखें, उसमें भी 6:5 का जजमेंट था, तो 5 जो जज अलग थे उनकी बात बहुत हद तक बाद में प्रिवेल किया। अभी जस्टिस नागरत्न वाली बात है, जहां काला धन वाले इश्यूज में आया, तो भले ही उस टाइम में काला धन, वो जो मोनेटाइजेशन को अलाउ तो कर दिया गया, ठीक तो मान लिया गया, लेकिन नागरत्न की जो व्यूज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यूज थी, अभी भी न्यूज चैनल में है। हम केवल इस आधार पे ये नहीं सोच सकते कि कंसर्न्स क्या है, हमें उनके कंसर्न्स को उस अर्थों में सोचना होगा। यही इसी टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, और इन्हीं टाइप से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भले ही डायरेक्ट नहीं पूछे जजमेंट से, लेकिन उनके जितने भी कंसर्न्स हैं वो कुछ इसी टाइप्स के होते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझाएंगे, अभी एक क्वेश्चन 2023 का ही हम देखेंगे, उससे जो है कुछ एक आइडिया क्लियर हो जाएंगे कि कंसर्न्स क्या क्या बन जाएंगे। 2023 में ही क्वेश्चन है कि इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी एनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अर्थात वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ शब्द ये है विश्वास किया जाता है। अब कंसर्न से विश्वास कौन करेगा, कौन कर सकता है? तो अभी की जो पॉलिटिकल या देश की जो भी सिनेरियोज है, उस सिनेरियो में हमें ये देखना होगा कि अभी संविधान पढ़ने का राइट किसको है। संविधान को एज ए टेक्स्ट पढ़ना और संविधान का अर्थ सहित पढ़ना दोनों बहुत डिफरेंट है। और अब भी जो हमारी कंसर्न है उसमें जुडिशियरी को ये राइट है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि संविधान को केवल वही पढ़ सकता है, वही डिसाइड कर सकता है इस क्लॉज या इस आर्टिकल के मतलब क्या है। तो कंसर्न ये हुआ कि इस आधार पर यदि हम देखेंगे तो अब इसके ऑप्शंस भी थोड़ा देख लेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या क्या कंसर्न होंगे। पहला है फर्स्ट अमेंडमेंट, दूसरा ऑप्शन है इसमें 42nd अमेंडमेंट, तीसरा है 44th अमेंडमेंट, एंड डी ऑप्शन है 86th अमेंडमेंट। इन चारों अमेंडमेंट को जब हम देखेंगे गौर से तो पता चला फर्स्ट अमेंडमेंट तुरंत बाद ही सरकार और जुडिशरी के बीच की लड़ाई थी, डीपीएसपी और फंडामेंटल बीच के। संविधान बना नहीं 1950 और 1951 में शुरू हो गया, रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट वहीं से होना शुरू हो गया। जो 42nd अमेंडमेंट है उसकी भी बात करें तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कह दिया गया। प्रियम्बल में भी बदलाव कर दिए गए, उसमें भी जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में बड़ी टसल थी। कहा जाता है कि वो जो 3 शब्द ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, वो भी जुडिशरी को चैलेंज करने के लिए ही किया गया था। खैर वो भी एक अलग डिबेट का मुद्दा है। 44th अमेंडमेंट ये भी था कि आपातकाल के बाद वाली स्थिति को देखते हुए जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आती है तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टिट्यूट करने के लिए, कंप्लीट दोबारा स्थापना करने के लिए 44th अमेंडमेंट लाती है, जिसमें प्रॉपर्टी जो लैंड वाले हमारे राइट्स थे उसको भी हटा दिया गया, बाद में नॉर्मल राइट्स कर दिए गए उसे। 86th अमेंडमेंट, इसमें भी एजुकेशन से संबंधित कुछ इश्यूज आए जिसमें फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट हुए। तो कंसर्न्स ये है कि फंडामेंटल राइट्स की इंटरप्रिटेशन का तो इन सारों में है, तो फिर आंसर्स कहाँ जाएगा, कौन सा इंटरप्रिटेशन होगा? तो इस कंसर्न्स में जब तक इनके पूरे सांगोपांग, अर्थात इनकी जब तक हम पूरी हिस्ट्री नहीं समझेंगे, कंसर्न्स नहीं समझेंगे, तब तक हम उत्तर नहीं दे सकते। अब कंसर्न्स ये है कि इसमें कैसे कंसर्न्स होगा। तो पहली बार जो फाइट होती है जमींदारी एबोलिशन को लेके या डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल्स है लोगों को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए, उसमें पहली बार तमिलनाडु में चंपकम दोरैराजन का एक केस होता है। उस केस में ये था कि मेडिकल कॉलेज में कुछ रिजर्वेशन की बात होती है, तो ये फंडामेंटल राइट के साथ टसल होता है। इसमें फंडामेंटल राइट के साथ टसल होने का मतलब ये है, यहाँ कंसर्न्स बनते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को आप जाति या लिंग या धर्म के आधार पर बाहर कर रहे हैं शिक्षा एजुकेशन से, इसका मतलब है कि उसके साथ फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। और दूसरा कंसर्न्स ये है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित लोग हैं, दमित लोग हैं, उनको ऊपर उठाएं। तो आखिर दोनों में कौन डिसाइड करेगा कंसर्न्स क्या होंगे? इसी आधार पर वहां रिजर्वेशन के प्रावधान किए गए। लेकिन जो आर्टिकल 13 था और उस टाइम की जो कोर्ट की मानसिकता थी, उस मानसिकता में ये हुआ कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स और दोनों और जो हमारे डीपीएसपी हैं दोनों के बीच में एक आयरन कर्टेन है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो भी कानून जाएंगे वो समाप्त माने जाएंगे। फाइनली कोर्ट का एक जजमेंट हुआ कि नहीं, रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है और किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं किया जाए। उसी के बाद सरकार ने 9वीं अनुसूची बनाया। अब 9वीं अनुसूची बनाने में कंसर्न्स ये बना कि जो कुछ भी कंसर्न्स 9वीं अनुसूची में सरकार चाहे वो डाल दे, उसको जुडिशरी दोबारा जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। फिर बाद में लगातार केशवानंद भारती केस तक आया। आज हालत ये है कि उस मुद्दे में जिस मुद्दे को डाल दिया जाएगा 9th शेड्यूल में, उसकी रिव्यू तो नहीं होगी, लेकिन वो मुद्दा डाला क्यों गया वो एसेंशियल था या नहीं, इस पे चर्चा होगी। तो ये भी कानून सम्मत बात है। यहाँ भी देखिए टेक्निकल टर्म्स की क्या इश्यूज हैं। एक कह रहा है कि जुडिशियल 9th शेड्यूल में कुछ डाला गया उसको कोर्ट चेक कर सकती है, अभी भी वही है कि 9th शेड्यूल में जो मुद्दा है उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिए सर। कंसर्न्स बस ये है कि मुद्दा जो डाला गया वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने राइट्स बचा लिए, सरकार ने भी अपने राइट्स बचा लिए। यदि वो चला गया तब तो ठीक है, जब तक गया नहीं है तब तक चेक हो सकता है।
तो कुल मिलाकर मुझे माधव जी ये लग रहा है, हाँ। और वो ट्रेंड जो क्वेश्चन है, मतलब आप एक तरह से सरसरी निगाह और केवल एक बार आप कहें कि ओवरव्यू ले लीजिए, उस तरह पढ़ने से अगर आप समझे कि यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन निकल जाएंगे तो नहीं निकल सवाल जाएंगे। नहीं है। जैसे आपको आपको डेप्थ से रुक के पढ़ना है, हाँ। पूरा जहां से बैकग्राउंड शुरू होता है अब तक का डेवलपमेंट क्या है देखना है, और खासकर जो शब्द आपने कहा टेक्निकलिटी, हाँ। जो वास्तव में उसकी एसेंस को समझना है, तो मूल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट, ऑथेंटिक टेक्स्ट को, जैसे सर ने भी कहा था, साइड क्या बताया था, और हमें लगता है बेयर एक तो सबके पास होना चाहिए। हाँ, मिनिमम। आप ठीक है कोचिंग का नोट्स या एम लक्ष्मीकांत रखें, लेकिन साथ में संविधान के जो एक हमारा समरी है, हाँ। बेयर जरूर होना चाहिए कि इससे चीजें क्लियर हो, जैसा अभी आपने एक्सप्लेन किया। हाँ सर। इसी तरह अगर बच्चों में मैंने एक और चीज देखी सर, चूंकि आप तो बिजनेस लाइन में भी लिखते हैं, मैंने यूपीएससी के विद्यार्थियों में एक अजीब सी चीज देखी, और हिंदी मीडियम में ज्यादा करंट को लेकर बड़ा हैबॉक रहता है। करंट की एक समस्या ये है कि जो क्वेश्चन पेपर बने, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, द हिंदू को नजीर बना दिया है। द हिंदू के ही क्वेश्चन अगर आप देखें, मतलब अगर जब क्वेश्चन आता है और जब बच्चे ढूंढते हैं गूगल में, तो तुरंत पहले द हिंदू खुलता है, क्योंकि उसमें से लिया। अब समस्या ये है सर कि जो द हिंदू को पढ़ने की समस्या हिंदी माध्यम में बहुत विकराल है। बच्चों की इंग्लिश उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती, और टाइम्स से, अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस से देखें, तो थोड़ी लैंग्वेज भी मानी जाती है कि टफ है। अब इस चक्कर में सर सबसे ज्यादा क्या हुआ कि बच्चे करंट के पीछे बहुत भागते हैं और अपना समय, सारा समय करंट के नाम पर दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक मिसगाइडेंस, मिसलीडिंग कुछ चीजें चल रही हैं। अब ऐसे में सबसे जरूरी चीजें ये समझनी है सर, 100 क्वेश्चन आते हैं। माधव, आप तो पूरा पैन इंडिया जाते हैं सर, आप लिखते हैं 100 क्वेश्चन में आपको आश्चर्य होगा सर, आजकल जो मेरिट जा रही है वो 90 भी नहीं जा रही है। मतलब 45 क्वेश्चन पे आप प्री क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग है, चैलेंजिंग है। सर वो मेरिट इतनी कम हो गई है, इसका मतलब एक चीज तय है कि अगर हमारे 50 क्वेश्चन हम बढ़िया से कर लेते हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। पर जो मैं कह रहा हूं इतना आसान भी नहीं है। इसमें सर 30 से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक अच्छा अभ्यर्थी जिसने एक बार गंभीरता से पढ़ाई की वो कर लेगा। समस्या है अब इस 40 से 50 तक की यात्रा, या 30 जैसे लास्ट ईयर थोड़े अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड देखे गए, तो उसमें क्या है कि अब जो 30 से 45 तक की यात्रा है वो तय करनी है। वो कौन तय करेगा? जो गंभीर, जो सीरियस एस्पिरेंट होगा, जिसने पढ़ाई को समय दिया है, जिसने ट्रेंड को समय दिया है, और जो हिंदू और जो करंट के पीछे भागने के चक्कर में अपनी नींव मजबूत नहीं किया। जैसे आपने इकोनॉमी पे बात की, तो ने पॉलिटी पे बात की, अब उनका सर जो टेक्निकल और जो ओरिजिनल जो उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो क्लियर ही नहीं है। अब वो तो जाके केवल सीधा देख रहा है कि अमेंडमेंट रट लिए, वो कभी भी क्या इस तरह से चारों इंटरप्रेट कर पाएगा। जैसे आपने सर बोला अप्लाइड वाले के लिए कि हम इसे M0, M1, M2, M3 ये सब देखें, अगर हम इस तरीके से पढ़ें तो करंट में भी जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं अब वो बैकग्राउंड, जिसको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कहते हैं, उससे जोड़कर। सर ये यूपीएससी की साइट पे भी है कि एक बच्चा जो कंप्लीट अवेयरनेस के साथ पढ़ रहा है, अंपायर अवेयरनेस का मतलब आंख कान खोल के जीता है जो दुनिया में, केवल एक पर्टिकुलर करंट अफेयर, एक पर्टिकुलर चीज पे ही नहीं जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत हद तक देखने में, कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यूपीएससी की साइट पे ये मेंशंस है, और ये बहुत मतलब प्रैक्टिकली है भी कि यदि 50% क्वेश्चन उसके ऐसे होते हैं कि यदि आप गंभीरता के साथ, एक सहजता के साथ क्वेश्चंस करेंगे तो इतने पे आप पहुंच सकते हैं। एक सर मैं आपको आंकड़ा देता हूं, एक पहले मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। आपने चूंकि द हिंदू का जिक्र किया और हमारा जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो हिंदू है, हमारे यहाँ आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि संपादकीय अब हमारी हिंदी में भी आने लगी है। बहुत बढ़िया। और उसके पीछे सोच यही थी कि जो भी विश्लेषण है, खासतौर पे जो लोग मेंस में जा रहे हैं, उनको समझने में आसानी हो। तो एक तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ी मदद हो सकती है, जो खासतौर पे अंग्रेजी को लेकर के हिचक में होते हैं। दूसरा, अगर आप पीआईबी के प्रेस रिलीजेज हिंदी में देखें, आप पीआईबी में जाते हैं तो पहला जो आपका जो डिफॉल्ट पेज है वो इंग्लिश में खुलता है, लेकिन ऊपर आपका विकल्प है हिंदी में जाने का। आप हिंदी में जाएं और वहाँ पे जाने के बाद जो प्रेस रिलीज खोलेंगे, आप देखेंगे कि उसका जो भाषांतरण किया गया है
वो नहीं है कि आपने केवल वो अनुवाद कर दिया, गूगल ट्रांसलेशन नहीं, वो नहीं है। जी। पीआईबी की हिंदी के विज्ञप्तियां काफी हद तक अब सुधार के तौर पर देखने को मिल रहा है, और उसमें नीचे में अगर आप जाएंगे तो पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होता है, पृष्ठभूमि होती है। तो छात्रों के लिए उस फैसले के पीछे के तर्क को भी समझने में, जो भी आप बात कर रहे थे कि संविधान के एक एक प्रावधान जो एक एक जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेद की एक एक पंक्तियां अलग अलग अदालतों में चर्चा में और सर्वोच्च अदालत में उस पे ऊपर बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ जाता है, उसको वहां पर आपको समझने में आसानी होगी। तो आपके पास, हम कहेंगे अखबार पे भी आप ना जाए, आप अगर पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति जो फैसला किया गया है उसको पढ़ लीजिए, यस, और उसमें आप पूरा का पूरा प्रेस विज्ञप्ति पढ़ें, केवल ऊपर का 4 पॉइंटर ना देखें कि सरकार ने ये किया, सरकार ने ये किया, सरकार ने ये किया, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि पे भी चले जाइए। आपको गारंटी हम दे रहे हैं कि आपको उस विषय को समझने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ये कि हम नीचे जाते नहीं हैं, हमारा अटेंशन लेवल जो है वो पहले 2 पैराग्राफ तक होता है, उसके बाद नहीं जाते हैं। वो अगर आप कर लेंगे तो आपको अखबार भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो भाषाई बाधाएं हैं खासतौर पे अंग्रेजी को लेकर के, और ये हमें इस बात पे भी खुशी होती है कि हमारे अखबार में, चाहे हिंदू में हो चाहे बिजनेस लाइन में हो, यहाँ पर उस मूल तथ्य को बनाए रखने की कोशिश होती है। क्योंकि अब तक लोग ऐसा करते रहे तो ठीक है, पढ़िए आप, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पढ़ लीजिए और आखिरी पैराग्राफ तक पढ़िए, आपको फायदा होगा। तो एक चीज बड़ा तय हो गई डिस्कशन में कि करंट 2 आयाम देखते हैं। करंट के पीछे ही केवल मत भागिए। अगर आपका स्टैटिक पार्ट जिसमें पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, साइंस है, अगर आप इसको मजबूती से पढ़ते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यही से आ जाए। बिल्कुल, केवल करंट के पीछे जो जड़ है अगर वो मजबूत रही, वो कहा भी जाता था कि अगर अपनी जड़ से जुड़े हुए तो हमेशा खड़े रहो, खड़े रहेंगे। तो यही बात यहाँ भी है। दूसरी बात से करंट होता क्या है, करंट तो भी जब इजराइल इशू है, पैलेस्टाइन इशू है, तो पिछले 20 साल से यही चला है। जड़ की व्याख्या, जड़ को आगे, जड़ की व्याख्या है जो कि आपका करंट है, उससे अलग नहीं है। अगर करंट पढ़ना भी है तो डरना नहीं है द हिंदू से, जैसा अभी सर ने बताया। आप ठीक है द हिंदू नहीं पढ़ रहे, कम से कम पीआईबी जो ऑथेंटिक सोर्स है, पीआईबी की साइट पे जाते हैं, उसमें हिंदी में, और जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड अगर देखेंगे, पीवाई की जो अगर देखेंगे हमेशा, और ये हर जगह अवेलेबल। भाई जो आज भारत सरकार का बहुत बड़ा अगर हम रोल देखें या फिर देखें कि हमारा ध्यान किधर है, फोकस किधर है, तो आपको एसडीजी पता होंगे। 17 टारगेट है, उन 17 टारगेट पे हमारे यहाँ क्या सरकारें कर रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रही है, उससे रिलेटेड मैटर पढ़ी, पूरी तरह से उपलब्ध है, बहुत बहुत बढ़िया उपलब्ध है, पूरा उपलब्ध है। और जो वो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में जब हर समय उसकी समीक्षा की जाती है, तो हर टारगेट में जो जो सब टारगेट्स हैं उसको भी बताया जाता है कि उसमें क्या उपलब्धि हुई है। एग्जैक्टली, वो आपको जाना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पीआईबी में जो अलग अलग मिनिस्ट्री से आते हैं, हम पॉलिटिकल, हम भाई एग्रीकल्चर, क्वेश्चन 5 तय होते हैं लगभग, आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से चीजें देखें, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्थ साइंसेज, ये इतना इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। स्पेस, इस डिपार्टमेंट को जरूर उस मिनिस्ट्री में जाकर फॉलो करें। रूरल और अर्बन डेवलपमेंट पे हमारा बहुत ध्यान है, स्मार्ट सिटी से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर, आप उसको देखें। तो यूपीएससी के अगर 10 साल के क्वेश्चन के ट्रेंड को भी देखें ना, तो सर करंट के हिसाब से समझ में आ जाता है क्या चाहता है, और पीआईबी पे जाकर हम इसको देख सकते हैं। जैसा और पीआईबी के साथ साथ अगर हम संसद.in लोकसभा, संसद.in राज्यसभा, इन दोनों पे प्रश्न उत्तर जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात यह है कि साइमल्टेनियसली एक साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, डिले नहीं होता है, तो आपको वहां पर इंतजार करने की भी जरूरत नहीं। और पार्लियामेंट के क्वेश्चन में कई बार जो एक्सप्लेनेशन होता है वो पीआईबी से भी कई बार 2 कदम आगे होता है। ठीक है, तो जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं 24 में की बजाय 25 के लिए, बहुत बढ़िया सर ने कहा कि पीआईबी और पीआईबी के साथ संसद.in/राज्यसभा, संसद.in LS कहिएगा, संसद.in LS, संसद.in RS। अच्छा, LS एंड RS, यस। अगर आप उस पे जाकर देखें तो ये और बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। मैं इन चीजों के बाद सर समराइज करता हूं कि बेसिकली प्री के लिए बहुत डरना नहीं है। ऑब्वियस ही बात है सर, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 10 लाख फॉर्म भरा जाता है और 1000 सीट होती है मैक्सिमम सर।
ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो कितना कम है सिलेक्शन का। लेकिन इसके बावजूद इसमें जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, सर 10 लाख फॉर्म भरते हैं लेकिन अपीयर होते हैं 6 लाख और 5 लाख, आधे पहले ही डर जाते 4 लाख। तो सर सोचिए ये कौन से लोग हैं, इन्हें ढूंढना चाहिए। वो डायलॉग है किसी फिल्म का, कहां से आते हैं ये लोग, तो एक तो इसको भी देखना है। तो पहले जो बच्चा तैयारी कर रहा 10 लाख ना देखे, वो 50% ऐसे कर रहे। और सर इस 50% में जो 20 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा एज ए मेंटोर, इसमें सर मैक्सिमम जो 50,000 ही सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। बाकी बहुत ज्यादा केवल एक तरह से आप देखें तो वो एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। सीरियस एस्पिरेंट जो भी है कॉन्फिडेंट रहे, और 50,000 में 1,000 ये तो फिर आपको कंपटीशन है, तो इतना तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज को, आपको अपनी एबिलिटी को शो करना पड़ेगा। और एक और मैं लाइन जोड़ूं कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, हाँ, वो इसी दुनिया के हैं, वो आप ही के बीच के हैं। एकदम तो आप है वही तो बिल्कुल आप ही के बीच के हैं, तो आप उनसे जब मुकाबला कर रहे हैं तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो बिल्कुल ही अलग होगा? वो भी आप ही की तरह है, फर्क बस इतना है कि उसने थोड़ा अतिरिक्त समय दिया, अतिरिक्त ध्यान दिया, लगन में उसके और ज्यादा थी, मेहनत में थोड़ी ज्यादा थी, तो इसलिए वो आपसे आगे निकल गए। मैं एक कोई चीज ऐसे ही बच्चों से बात कर रहा था, एक एनालिस्ट थे, अब तो आईएएस बन गए हैं और सीनियर आईएएस हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी समझ है हिंदी माध्यम को, तो उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे कहा कि यूपीएससी की पढ़ाई करने वालों को जो पढ़ाई है पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मैं ये नहीं कहता 24 घंटे पढ़े, लेकिन कम से कम तैयारी करने आया 10 से 12 घंटा तो देखे ना। और ये नहीं कि समय निकल जाए तो समय निकले, योगा भी करे, दौड़े भी, फिल्म भी देखे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा कमेंट मारा सर कि राहुल को यूपीएससी की तैयारी में सिमरन पर ध्यान ज्यादा रहता है, यूपीएससी पर ध्यान कम रहता है। ये मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो ये जो चीज है, फोकस तो करना पड़ेगा। मैं कंक्लूड करता हूं इस चर्चा को एक कुछ पॉइंट में। सबसे पहले अगर पीटी को निकालना है बच्चों, ट्रेंड को समझो, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह की गलतियां तुमसे हो रही हैं, किस तरह हमारा सोर्स होना चाहिए, इसको जरूर देखो। नंबर 2, ऑथेंटिक सोर्स, जो चर्चा का विषय आया, ऑथेंटिक सोर्स पे ध्यान दे। और जैसा कि कहा गया, कम से कम पीआईबी पर आप जरूर, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, उस पर ध्यान दे। तीसरा, एक्सटेंडेड एंड डीप स्टडी पे ध्यान दे, सरसरी नहीं और एक्सटेंडेड, केवल अपने आप को सीमित मत रखें। चौथा पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी में, मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम रिवीजन इज ए की फॉर्मूला टू सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि जो मिल रहा है पढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्स जो है अब उसको रिवाइज करते हैं। इसके लिए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो टेस्ट सीरीज, कोई भी कोचिंग है जिस पे आपको विश्वास है, आप उसको लगाएं और देखें कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, करंट से भागे नहीं, लेकिन करंट के पीछे ही रहें तो आप पीछे ही रहेंगे। करंट को बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस से जोड़िए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निश्चित ही प्री क्वालिफाई करने के योग्य हैं। और करंट को कैसे बढ़ाएं उसको बता दिया गया है कि आप उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स पर देखें। और कोई भी राउंड देइए, इस बार जैसे सर ये इकोनॉमी अफेयर पे 1 साल का राउंड द ईयर है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो पीआईबी आपने बताई, आरबीआई को जो बताया, उसमें सारी चीजें इसमें दी गई। तो इस तरह जिस पे भी आपको विश्वास है एक सोर्स के रूप में, आप उसको पढ़ें और अपने आप को रिवाइज करें। चौथा, जो आपकी स्टडी का मुद्दा है, लकली सर आज हम लोग बैठे हुए हैं और आज हमारे सोनम वांगचुक साहब पश्मीना मार्च कर रहे हैं चाइना बॉर्डर पे। अब की डिमांड क्या है? लद्दाख बना, मैं पढ़ने की स्टाइल की केवल चर्चा ना रहे, अब सब लोग इसको देख रहे हैं कि वो मार्च कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि आखिर जब यूटी कश्मीर से जब हमने अलग करके यूटी करके लद्दाख बनाया, कितने खुश थे, अब नाखुश क्यों? अब यहां समस्या आती है, एक तरफ हमारे पास जो आर्टिकल 371 है, तो 371 जो हमारे गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 371 के तहत हम आपको देंगे अधिकार, लेकिन वो लोग मांग कर रहे हैं कि सर शेड्यूल 6 जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसको स्पेशल ट्राइबल स्टेट मतलब स्पेशल दर्जा दिया गया है ट्राइबल स्टेट के रूप में, वांगचुक और लद्दाख की मांग होती जा रही है। तो अब यहां पर जैसा आपने कहा आर्टिकल 371, आर्टिकल 370 तो सब जान गए और हट गया वही, लेकिन सर 371 जब आया तो महाराष्ट्र गुजरात को लेकर आया। उसके बाद लेकिन ए से लेकर जे तक डेवलपमेंट कैसे हुआ? देखिए यूपीएससी को समझना है
आपने केवल इस मार्च को मत देखिए पश्मीना मार्च, अब हमें शेड्यूल 6 को अच्छे से पढ़ना। बिल्कुल। शेड्यूल 6 पढ़ेगा तो क्या फायदा होगा, और 371 है तो वो क्या नहीं मिल पा रहा है, और 371 है तो ए से जे तक जितने प्रावधान है उसको किस तरह हमें देखना है, इसको पढ़ना होगा। ये एक नजरिया है, एक उदाहरण केवल दिया जा रहा है कि किस तरीके से करें, किस सिनेरियो में। और लास्ट जो बात की जा रही है, दो चीज हमेशा याद रखना, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। क्योंकि प्री में देखो एक मात्र ऐसा समय है जब आपका आंसर क्वेश्चन के साथ होता है। बाकी में तो क्वेश्चन दे दिया, आपको लिखना है, सोचना है। यहां तो आंसर ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो सब कॉन्शियस माइंड में जरूर आप कर पाएंगे। अगर सीरियस एस्पिरेंट, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आपको इतना पैदा करना है अपने अंदर जुनून की, अगर मैं जो जानता हूं, मैंने अच्छी ईमानदारी से तैयारी की है, मैं कर लूंगा। और दूसरा एंजाइटी, स्ट्रेस थोड़ा जरूर आएगा, वो पुश करता है, वो फ्यूल है। नहीं, वो जरूरी है। हाँ, जरूरी है वो। यार ऐसा एग्जाम है, आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, जिला चलाएंगे और पॉलिसी मेकिंग में आना चाहते हैं, इंप्लीमेंटेशन में आना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस दिमाग पर हावी ना हो, ओवर नहीं है। अगर वो होगा, याद रखिए कंपटीशन है और ये जिंदगी का अंत नहीं है, एक हसीन शुरुआत है। इसलिए अगर आप इस तरीके से देखें, और मैं फिर बोल रहा हूं, जो 7-8 पॉइंट बताए गए, एक्सटेंडेड स्टडी की बात की गई, ट्रेंड एनालिसिस की बात की गई, मिनिमम रिसोर्स की बात की गई, मैक्सिमम, इन सारी चीजों को और करंट की जो पोजीशन उसको हटाकर स्टैटिक पार्ट पर आप फोकस करके, और करंट को भी जो कहा गया कि मिनिमम रिसोर्स से पढ़िए, तो आप बेहतर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग की चर्चा से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को पीटी के लिए जरूर से जरूर फायदा होगा। नेक्स्ट जल्दी सर हम लोग किसी ऐसे ही विषय पर जिससे अभ्यर्थियों को फायदा हो, या कोई ऐसा विषय जो अभी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बड़ा इंपैक्टफुल रहा हो, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आप सबसे, धन्यवाद।